हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही इसकी मिलेगी आपको पीडीएफ। तो जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, साथ ही वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही ये भी बता दीजिए कि ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने। आंसर करिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा संचार यानी कम्युनिकेशन के एक भाग के रूप में संकेत विज्ञान यानी सेमियोटिक्स को स्थापित करने वाले अग्रणी लेखकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। हिस्ट्री के लिए आप लोगों को मैं टीचर बता दूंगी, आप लोग वहां पे जाकर के उनसे हिस्ट्री पढ़ सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल पर भी सर्च करोगे तो काफी ऐसे हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल हैं जो आपको बेटर प्रिपरेशन करा देंगे, वो भी फ्री में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लो, यूट्यूब पे सर्च करो यूजीसी नेट हिस्ट्री, अपने आप क्लासेस दिखेंगी। बाकी प्री इसकी जितनी पीडीएफ होगी पेपर 2 की वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने सही आंसर है डी, जॉन लॉक। जॉन लॉक संप्रेषण यानी संचार के एक भाग के रूप में सेमियोटिक्स को स्थापित करने वाले अग्रणी लेखकों में से एक है। सेमियोटिक्स में क्या चीज होती है, यहाँ पर अगर हम बात करें संकेत विज्ञान में क्या होता है, संकेत यानी साइन और सिंबल्स का यूज किया जाता है, उसी का ये सिद्धांत है। विशेष रूप से भाषा के तत्वों संचार की अन्य प्रणालियों के रूप में सेमियोटिक्स के सामान्य उदाहरणों में ट्रैफिक संकेत, इमोजी। सेमियोटिक्स के जो उदाहरण हैं जैसे आप देख सकते हो इमोजीज होती हैं या ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संचार, ये सारी चीजें आती हैं और इनमें उपयोग किए जाने वाले ये जो साइन है इन्हें हम इमोटिकॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रीजनिंग का क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आंसर करेंगे, टाइम मिलेगा अब। जल्दी जल्दी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो इनमें से क्या है। गुड इवनिंग योगिता, आंसर करते चलो आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। 1 लिखा है, 6 लिखा है। देखो जब भी इस तरीके की चीज आएगी बताइए आगे क्वेश्चन में क्या आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि हो क्या रहा है, क्या 1 और 6 के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या 6 और 18 के बीच में है, और 44 हुआ यानी 44 हुआ तो वो किस गैप की वजह से, यानी वहां क्या कैलकुलेशन चल रहा है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले में 5 का गैप है, फिर है 12 का गैप, फिर है 26 का गैप, फिर 54 का। सेम ऐसे ही आगे आगे बढ़ेगा। तो क्या किया गया है, 5 दूनी 10 प्लस 2, यानी यहाँ पर क्या चीज होती जा रही है, जो भी संख्या है उससे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 को प्लस किया जा रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 876। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 876 इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है। देख सकते हैं स्क्रीन पे आप लोग। अगर रीजनिंग का क्वेश्चन आए कोई छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं, आसानी से आप लोग इन क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, इन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3, ये सोचा करो कि आज मान लो मेरा एग्जाम है, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। आंसर करते चलिए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर
इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 3, सही आंसर बिल्कुल सही है, श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट में भारत में वेस्टर्न यानी कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने का विरोध किया। उन्होंने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य और एक राष्ट्रवादी के रूप में भारतीय संस्कृति आधुनिकता की वकालत की और भारत में प्राच्य शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करने के साथ में पाश्चात्य यानी वेस्टर्न शिक्षा प्रणाली का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, रिपीट हो सकते हैं ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सबने कमेंट करना है, गलत है सही है वो तो बात की बात है, बट पहले आप लोग आंसर करो कि क्या होगा सही आंसर, ये मत सोचो कि गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4, सही आंसर है सी, साउथ पोलर रीजन। सर्वप्रथम ओजोन छिद्र का पता कौन से साल में लगा था? कौन से साल में ओजोन छिद्र का पता लगा था? ईयर आपके सामने है, आपको पढ़ना है, आपको आंसर करना है। 1985, वेरी गुड। क्वेश्चन को देखते जाओ, आंसर करते जाओ। 1985 में ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल का वो क्षेत्र जो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली यूवी रेस यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सी सतह पे होती है ओजोन? तो 15 से 50 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर कौन सी जगह पे होती है, तो समताप मंडल पे। यह पृथ्वी पर जीवों और हानिकारक पराबैंगनी किरणों के बीच होने वाले संपर्क को रोकने के एक अवरोध के रूप में काम करती है। साउथ पोलर रीजन यानी दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ क्वांटम इस समय, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो नए टॉपिक होते हैं ना वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे क्वांटम हो, चाहे न्यूक्लियर हो या वेस्ट मैनेजमेंट हो, है ना, जो इस समय आपकी करंट अफेयर में देखने को आते हैं, तो वहीं से ही यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5, टाइम स्टार्ट कर रही हूँ आप। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, क्वांटम कंप्यूटर के बारे में इनमें से कौन सी चीज सही है? क्वांटम कंप्यूटर पूछ लिया, हो सकता है अगली बार सुपर कंप्यूटर पूछे। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने, और अगर आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ना बेकार है तो याद रखिए, अगर सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया तो उस समय आपको यही लगेगा कि यार क्वेश्चन सामने था, आंसर भी मेरे सामने था, काश कि मैंने आंसर को देख लिया होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एंड बी। क्वांटम कंप्यूटिंग एक तीव्र गति से उभरती कंप्यूटर टेक्निक है आज के जमाने की, जो कि पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत जटिल समस्याओं को हल करने क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है। क्वांटम यांत्रिकी के नियमों पर आधारित कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर कहलाते हैं। इसमें भौतिकी के सिद्धांत होते हैं। क्वांटम बिट्स यानी क्यूबिट्स का प्रयोग सूचना इकाई के रूप में किया जाता है। अब मान लीजिए हमने इस टॉपिक को पहले नहीं पढ़ा, मान लीजिए हमने नहीं पढ़ा, किसी बुक में है क्या? किसी भी बुक में ये चीज है कि ये क्वांटम के बारे में कौन बताना चाहेगा? जिसने भी मेंबरशिप ली है, डोंट वरी दीपिका, आपकी भी मेंबरशिप अपडेट हो चुकी है। किसी भी समय आपके नाम का कलर चेंज हो सकता है। YouTube पे अपडेट हो चुकी है आपकी मेंबरशिप भी। जिन्होंने भी मेंबरशिप ली है हमारे चैनल की, उन सभी का यहाँ पर कलर का नाम बदल जाएगा, रंगीन हो जाएंगे।
किसी भी बुक में नहीं है ना जुल्फी, वही चीज मैं कह रही हूँ, ये चीज नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ लेंगे कि क्वांटम कंप्यूटिंग होती क्या है, एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ लोगे, बहुत हद तक चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी ये क्या है, हिंदी में लिखा है, ये क्या है, हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वांटम कंप्यूटर के बारे में गूगल से पूछिए, गूगल आपको छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन देगा, जिससे कि आपको प्रॉपर पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आईसीटी का ये टॉपिक है, टाइम मिलेगा 60 सेकेंड्स का, आंसर करेंगे अब। क्वेश्चन को रीड करिए, क्योंकि बिना रीड किए आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि कौन सी सुविधाएं यानी कौन सी फैसिलिटी एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होती है, इनमें से क्या क्या काम हम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, कौन सा काम हम कर सकते हैं एमएस वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग में। क्वेश्चन नंबर 6, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी ओनली। फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड्स को, मेल मर्ज कर सकते हैं, वर्तनी जांच यानी स्पेल चेक एंड रिसर्च कर सकते हैं, वही ऑटोमेटिक रिकैलकुलेशन को एलिमिनेट करिए, स्वचालित पुनर्परिकलन नहीं कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, मेल मर्ज कर सकते हैं, वर्तनी जांच थसॉरस कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का भी विकल्प आता है, उसके अलावा टेबल बना सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, टेबल भी बना सकते हैं, किसमें, एमएस वर्ड और वर्ड प्रोसेसिंग में। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये, कौन बताना चाहेगा। पूनम, कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। यदि कोई विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना किसको प्रतिबिंबित करती है। कम्युनिकेशन का टॉपिक है, सही आंसर है डी, चैनल की कैपेसिटी। किसी विशिष्ट समयावधि, क्या होगा, किसी विशिष्ट समयावधि में किसी चैनल के माध्यम से भेजी गई अधिकतम सूचना चैनल की क्षमता को प्रतिबिंबित करती है, यानी चैनल की क्षमता उस अधिकतम दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस दर पर किसी चैनल के माध्यम से सूचना को प्रसारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, डेली बेसिस पर पूछा गया क्वेश्चन है ये, डेली बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सबका मीनिंग पता है, मान लो डिफरेंस आ जाए आराम से कर लेंगे, सबका मीनिंग पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है इसमें। जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब जलाशय में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे हम अल्पपोषी, यानी जिसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व है वो हो गया यूट्रोफिक यानी सुपोषी, जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं। अल्पपोषी का मतलब है कि जिसमें फास्फोरस नाइट्रोजन सबसे कम मात्रा में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुष्पोषी। किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना क्या कहलाता है, सुपोषी कहलाता है। लेकिन जब पोषक तत्वों की कमी होती है तो आपका अल्पपोषी होता है, ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर डी दुष्पोषीय, ये दो चीज होती है। ठीक है,
सुपोषण, अगर पूरी तरीके से पोषक तत्वों से भरा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ए डी हो गया। देखो दुष्पोषी यानी जहां पर सही नहीं है, दुष्पोषी कम पोषणीय होता है, दुष्पोषी यानी जो कम है, सेम मतलब है दोनों का, अल्पपोषी भी है दुष्पोषी भी है, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। भाई अगर पानी सही नहीं है तो नेचुरल सी बात है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो कि इंटरनेट पर किसी युक्ति की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, और यह सामान्यतः कितने बिट्स का होता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए। मैक एड्रेस प्राथमिक उपयोग किस दिए गए डिवाइस, कंप्यूटर का भौतिक पता, यानी अगर मान लीजिए हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसका फिजिकल एड्रेस होता है मैक एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस एक संख्या को इंगित करता है जो इंटरनेट पर किसी डिवाइस की विशिष्ट रूप से पहचान करता है, और ये सामान्यतः 64 बिट्स या 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस क्या है आपको समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने आंसर कीजिएगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है अभी अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हट चुके हैं। अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, सेम चीज है दोबारा पूछी गई है, यानी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? फाइंड एंड रिप्लेस, मेर्ज, मेल मर्ज, और ऑप्शन नंबर सी, यानी सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11, अब ये तो रिपीट नहीं है, अब इस आंसर दो रीजनिंग के क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। इन वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक लड़की अपने घर के सामने के दरवाजे को विपरीत दिशा में की विपरीत दिशा में चलती है, यानी घर का दरवाजा अगर इधर है तो वो उसके विपरीत चल रही है। उसके घर के सामने का दरवाजा दक्षिण की ओर खुलता है, उसके घर के सामने का दरवाजा अगर ये साउथ की तरफ खुलता है तो ये किधर चल रही है? नॉर्थ की तरफ चल रही है। 50 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ती है, 50 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ती है, और कितना चलती है? 100 मीटर चलती है। उसके बाद वो लड़की कहाँ मुड़ती है? दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 100 मीटर फिर चलती है। उसके बाद लड़की का मुंह किस दिशा में है? सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का क्या होगा? अनुराधा कौन से क्वेश्चन में डाउट हो रहा है?
यहाँ पर एक लड़की के बारे में कहा गया कि भाई देखो उसके घर के सामने के दरवाजे के विपरीत दिशा में सीधे चल रही है। मान लीजिए हमारे घर का दरवाजा इस तरफ है और हम उसके पीछे की तरफ चल रहे हैं। उसके घर का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर खुल रहा है। अगर साउथ की तरफ खुल रहा है तो हम लड़की उल्टी दिशा में जा रही है, यानी नॉर्थ में जा रही है। अगर वो नॉर्थ में जा रही है, 50 मीटर चली, 50 मीटर चलने के बाद अपनी बाई ओर मुड़ गई। बाई ओर किधर हो गया? लेफ्ट इधर हो गया, राइट इधर हो गया। लेफ्ट ओर मुड़ गई, उसके बाद फिर वो 100 मीटर चलती है और वो दाहिनी ओर मुड़ती है, फिर 100 मीटर चलती है। अब लड़की का मुंह किस दिशा में है? किस दिशा में होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ। क्या कहा था? देखो ये मुंह किधर की तरफ है? ये किधर की तरफ इशारा कर रहा है? नॉर्थ की तरफ। साउथ इधर है तो नॉर्थ इधर हुआ ना, तो किधर की तरफ जा रही है? नॉर्थ। सिंपल सा डायग्राम बना के सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये। टाइम ही नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। लड़की मुख उत्तर दिशा में है, दरवाजा खुलता है दक्षिण दिशा में, तो नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ। ये वाला क्वेश्चन किसको समझ में नहीं आया अभी भी? आपको याद रखना है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। ईस्ट कहाँ है, उसके वेस्ट कहाँ है, सॉरी, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है, नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है। साउथ के अपोजिट क्या हुआ? नॉर्थ होगा। नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा। ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगा। अगर डायरेक्शन आपको पता चल गई तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। मेरी आवाज से लगता है सब हिल जाते हैं। लगता है एनटीए को पता चल जाता है कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर बता दूं, तो एनटीए भी घबरा जाता है और मेरा जो है ना बीच में वॉइस डिस्कनेक्ट करवा देता है। नहीं तो पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे बच्चों के। अभी वॉइस आ रही है? ये सब षड्यंत्र हो रहा है, ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है मेरे खिलाफ, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा होता है और उसी टाइम पर वॉइस चली जाती है। अब आ रही है प्रॉपर? चलो, यहां समझ में आ गया। ये टॉपिक आपने उठा के देखने हैं, इसीलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़िए। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। बुक नहीं है, पीडीएफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम पे चले जाओ भाई, वहां पे 3000 आपको बुक पीडीएफ मिलेंगी, पढ़ो। अच्छा, हमसे डरता है, वही मुझे लग रहा है कि जो है ना मुझसे डर रहा है वो, कि कहीं इंपॉर्टेंट चीजें ना बता दें हम कहीं। ठीक है, चलो डरते रहने दो, हम लोगों को तो अपनी पूरी तैयारी रखनी है। सही आंसर है सी, मेक पीपल सीक इनलाइटमेंट। लोगों में अभिबोध प्राप्ति के लिए जिज्ञासा
पैदा करना। हिंदू परंपरा के अनुसार उत्तम संचार का प्रयोजन लोगों में ज्ञान प्राप्ति के लिए जिज्ञासा पैदा करना है। उत्तम संचार विचार, राय, ज्ञान, डेटा को स्पष्ट रूप से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है और ये संदेश को स्पष्टता से भी प्राप्त किया जा सकता है। संचार कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, सही होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। तो उत्तम संचार का उत्तर लिखा है लेकिन होगा उत्तम संचार, ठीक है। उत्तम संचार का प्रयोजन क्या है? कि हमें और चीजों को सीखने के लिए जिज्ञासा पैदा हो। अगला क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो, साहित्यिक चोरी से हर क्वेश्चन पेपर में इस समय आ रहा है, आंसर करते चलो। मतलब कई लोग होंगे जो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे साहित्यिक चोरी बताई जा रही है, फिर भी वो लोग देखेंगे नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर करो भाई। साहित्यिक चोरी का विनियम कौन सा है? 2018। उनके अनुसार स्तर 3 की साहित्यिक चोरी में किस समानता की ओर संकेत देती है? क्वेश्चन नंबर 13 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 60% से ऊपर। पहला स्तर शून्य स्तर होता है 10% की समानता के साथ। दूसरा, जिसको हम प्रथम कहते हैं, शून्य से शुरू होता है, 0 1 2 3। यहाँ तृतीय स्तर की बात की, यानी लास्ट लेवल की बात की। लास्ट लेवल का मतलब 60% से ज्यादा, 60% या 60% से ज्यादा। 10 से 40% प्रथम में, 40 से 60 द्वितीय में, तृतीय में 60 से ज्यादा, और 0 लेवल में 0% तक, 10% तक की समानता और कोई भी दंड नहीं होता। सही आंसर है ए। बताओ, डेली बेसिस में पढ़ाई की जा रही है इसकी, फिर भी हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं भाई? पढ़ो इसको, एक्सप्लेनेशन। ये पीडीएफ मिल रही है, जल्दी से एक बारी वो लोग लाइक कर दो जिनको ये पीडीएफ मिल रही है टेलीग्राम पे भी। अगर अभी तक आप लोगों ने वेबसाइट पर भी नहीं ली है तो क्यों नहीं ली है? वेबसाइट पर अभी तक की जितनी क्लासेस हैं सब मैंने अपडेट कर दी हैं, आप लोगों ने वहां से ले लेनी है। बात तो वही है ना कि हमें लेने का मन हो। अब हम चले गए किस पे? गूगल पे। कुछ करना है नहीं करना है, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी ओपन करना है, जो कि इस चैनल का नाम है। जैसे ही आप ओपन करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले ही हमारा चैनल शो करेगा, देख सकते हैं वीडियोस भी शो कर रहे हैं। वहां पे जाएंगे, वहां पे हमने इसको क्लिक करना है। किसको क्लिक करना है? चैनल के नाम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक, फेसबुक की लिंक, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब, सबकी लिंक अवेलेबल है लाइव नाउ में। यूट्यूब की लिंक। फिर थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइए। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर 51 लाइनर क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जानकारी, दिसंबर 2024 पेपर 1 के नोट्स पीडीएफ। सिलेबस नहीं है तो अपडेटेड सिलेबस आपको मिल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। भाई डाउनलोड करो, पढ़ो। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कहाँ पे नोट्स हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2024, इस पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाइए थोड़ा सा। अब ये देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए ये जितने पीडीएफ हैं वो आपको यहाँ ये ब्लू रंग में दिखेंगे। सिर्फ क्लिक करिए, पीडीएफ ओपन होगी। उसके आपको वीडियो देखने हैं कि नहीं भाई मैम मेरे को रिसर्च एथिक्स की क्लास देखनी है, तो वीडियो देखो, पीडीएफ पढ़ो। कितनी बढ़िया चीज है। कम्युनिकेशन के जितने हुए हैं वो सारे कम्युनिकेशन के यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। अभी आईसीटी का लगाना बाकी है, आईसीटी का मैं नहीं लगा पाई। मॉक टेस्ट भी होता है, यहाँ पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। यूजीसी नेट मॉक टेस्ट में भी आप चाहो तो टेलीग्राम जुड़ सकते हो, वहां पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो काफी कुछ है भैया यहाँ पर। जाओ अपना एंजॉय करो इस चीज को। ये जो कंटेंट है ना, ये ऐसा कंटेंट है कि आपको बेनिफिट ही देगा। ये देखिए, मॉक टेस्ट पेपर, आईसीटी, एजुकेशन, ब्लूम टेक्सोनॉमी, इंडियन लॉजिक, क्विज है। पार्टिसिपेट करो, आपको पता चलेगा कि हमें कितना आता है। इंग्लिश, हिंदी, जैसा चाहो आप लोग कर सकते हो पार्टिसिपेट इसमें। तो पढ़ेंगे ना। जितने लोग भी अर्पित मेंबरशिप ले रहे हैं, मेंबरशिप के लिए है ये, ठीक है। जितने लोग भी मेंबरशिप ले रहे हैं, 299 की मेंबरशिप है, उन सभी के लिए ये बिल्कुल फ्री है।
यूजीसी नेट सॉल्व क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 की पीडीएफ डाउनलोड करिए। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 299 सिर्फ एक बार पेमेंट करना है, सिर्फ एक बार, दिसंबर 2024 की तैयारी के लिए। ये देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन पेपर हैं यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे, साथ ही उसके वीडियो हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, पढ़ो, ठीक है ना, चलेगा दौड़ेगा। अब चलते हैं सीधे अपने काम पे। ये सारी चीजें आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेंगी गाइस, 299 का मेंबरशिप। जैसे कि मैंने आपको, जैसे देख सकते हो यहाँ पे कई लोगों, जैसे पूनम है, दीपिका है, दीपशिका है ना, इन सब के नाम आप देख रहे होंगे कलर चेंज हो चुके हैं क्योंकि ये लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अगर आप, कल बात हो रही थी, आप किसी और इंस्टीट्यूट, बड़े इंस्टीट्यूट का लोगे, वो सिर्फ एक क्लासेस का आपसे कितना पैसा ले लेंगे, 29999। अभी कल बताया था कि भाई 6000 के करीब भी ले रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है भाई, इतना पैसा, हमें भी पता है पैसे की वैल्यू, तो इसलिए हम सिर्फ कंटेंट की वैल्यू के लिए आपसे 299 लेते हैं, सिर्फ 299 का मेंबरशिप आप लोग ले लीजिए, जिससे कि आपको ना सिर्फ पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, डेली बेसिस पे टेलीग्राम क्विज मिलेगा। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ 299, मेरे ख्याल से कुछ नहीं है भाई, 3-4 महीनों में 1-1 रुपए पड़ रहा है। फरवरी में, जनवरी में जब भी एग्जाम होगा तब तक पूरी जिम्मेदारी हमारी है रिवीजन की। 6999 लेते हैं, 9999 लेते हैं, सोचो। तो यहां पर तो सिर्फ 299, वो भी बस एक बार, कोई बार बार नहीं लेना। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोगे ना तो आपको खुद लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। बुक लेते हैं ना तो ये लगता है अरे यार बुक ली है तो यार पढ़ाई कर लो, सेम ऐसे ही आपको ये लगेगा नहीं मैम क्लास ले रही है यार ले लो। अब ये क्वेश्चन किसका है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है। किसका है ये, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है। ये सभी ट्रक प्रदूषक वाहन है, माना गया तो कौन से कथनों को सीधे तौर पे गलत माना जाएगा। अगर ये सही है तो गलत क्या है। अब आपको पता है कि सभी का मतलब है ऑल, और मैंने आपको पोजीशन, जब मैंने क्वेश्चन पेपर स्टार्ट किया आपको बताया अभी थ्योरी होनी है, सो डोंट वरी। अब ए यानी ऑल लगा है तो सीधी सी बात है हमारा ए है, यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव। अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव यानी ए सही है तो गलत क्या होगा, नेचुरल सी बात है यूनिवर्सल निगेटिव। अब निगेटिव इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। कुछ ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं है, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी ट्रक प्रदूषक वाहन नहीं है। हिस्ट्री नहीं बेटा, पेपर 1 पढ़ाती हूं मैं, पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 का बहुत ज्यादा ही कंटेंट कंफ्यूजिंग रहता है। क्योंकि में तो तुम्हें फिर भी लग जाएगा कि हमने भाई पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पेपर पढ़ा हुआ है, कर सकते, लेकिन पेपर 1 में कहाँ से क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट कोई नहीं बता पाता। तो उसमें जितनी भी चीजें हैं पूरा फोकस मेरा इसी पे रहता है। बाकी पेपर 2 हिस्ट्री के लिए या और आपके जो पेपर 2 सब्जेक्ट है उसके लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या था 14 के बाद 15, रिसर्च से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट कर रही हूं अब। जो भी मेंबरशिप लें आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब के थ्रू ले रहे हैं तब तो कोई टेंशन नहीं है, बट अगर डायरेक्ट ले रहे हैं हमारे यूपीआई आईडी से तो एक बार कंफर्म जरूर कर दें कि आपने वो ले लिया, चाहे आप कमेंट करके बता दें, ठीक है। जिससे कि अपडेट की जा सके। मनीषा मैं कोशिश करूंगी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
पेपर 2 के आप लोगों को पढ़ा दूं, ठीक है, तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम लगेगा, बट यस थ्योरी क्लासेस मेरे लिए कराना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। साबिया डीआई के लिए तैयार हो, अभी डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेसिक रिसर्च क्या चीज होती है, जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं। बेसिक यानी जो शुरुआती होती है, जैसे हम अगर छोटी क्लास में है तो हमें एबीसीडी पढ़ाया जाता है, क्या होता है बेसिक, तो उसमें क्या होता है सिद्धांतों से जुड़ी हुई चीजें करवाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशंस मीन टू डिस्कवर वेदर वेरिएबल्स कवर, अनुसंधान का उद्देश्य यह पता लगाना कि चर सह विचरित होते हैं या नहीं। वही हमारा दूसरा ऑप्शन है कोरिलेशनल यानी सह संबंधात्मक, इसमें क्या चीज होती है हमारी, सॉरी इसमें ये नहीं होता भाई, हमने गलत कर दिया। पहले का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 थ्योरी, मैंने सिद्धांतों की बात करी, तो स्टडी रिसर्च दैट टेस्ट और एक्सपेंड ऑन थ्योरी। कोरिलेशनल में आता है कि हमारे चर आपस में किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, है कि नहीं। केस स्टडी में क्या चीज आती है, केस स्टडी किसी भी पर्सन या किसी भी सिंगल इंडिविजुअल की डीपली या गहन अध्ययन करना। वही लॉन्गिट्यूडनल में लॉन्ग लगा है, लॉन्ग मतलब लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया। अ ग्रुप ऑफ अ पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व एंड मेजर ओवर टाइम, यानी काफी समय तक कोई लंबी चलने वाली प्रक्रिया होती है तो उसे हम किस में लेकर आते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर करते चलिए। एक आदमी ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, तो आदमी का उस महिला से कैसा संबंध है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। मैं यूपीआई आईडी को पिन कर रही हूं, जिसको भी 299 का मेंबरशिप चाहिए divya.gautam16@OKSBI पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। अपने यूपीआई आईडी खोलो, ये आईडी डालो, डायरेक्टली पेमेंट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 सही आंसर है, बिल्कुल सही है आप लोग, ऑप्शन नंबर ए हस्बैंड। एक महिला की ओर इशारा कर रहा है और कि उसका पति, यानी वो क्या है, महिला का पति है, और महिला का पति मेरी माँ का इकलौता, यानी इसकी माँ है और इकलौता बेटा है, तो नेचुरल सी बात है कि वो अकेला पति, वही किसका, उस महिला का, उससे संबंध पति का संबंध है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, पहला भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। चलिए, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल सही। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ, 21 मार्च 1904 को लागू हुआ। यह अधिनियम भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की सुधार करने के उद्देश्य से पारित किया गया। इसने सभी विश्वविद्यालयों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में लाने का काम किया था। अगला क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, टीचिंग एप्टीट्यूड। इतना अच्छा आता है ना मेरे को मैम टीचिंग एप्टीट्यूड, कोई क्वेश्चन आ जाएगा मैं छोड़ने वाली नहीं हूं, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब पता लगेगा टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें कितना आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है। कोई भी चीज है, बेहतर चिंतक बनने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना है, समस्या समाधान क्षमता के विकास को सुगम बनाना है, सख्त शिक्षण, सख्ती नहीं होनी चाहिए भाई, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी ये सारी चीजें तो होनी चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन का 18 का सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 19,
स्वयं हेतु सर्वोत्तम गुणवत्ता परक विषय वस्तु के निर्माण के लिए राष्ट्रीय संयोजक कौन से हैं? यानी सिंपल सा पूछा है, नेशनल कोऑर्डिनेटर। क्या बता सकते हैं इस समय स्वयं में कितने नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं? टोटल है इस समय 10। एक नया जोड़ा गया है साबिया, जो कि है INI। एक नया जोड़ा गया है, ये मतलब है कि वही मैं कह रही हूं, ये चीजें अपडेट होती रहती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एक और जोड़ा जा चुका है, यानी टोटल मिला के जो कोऑर्डिनेटर है वो है 10। ठीक है, क्या नाम है INI का? इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब क्या क्या चीजें हैं? NCTE है, AICTE है, इग्नू है, UGC है, CEC है, और कौन सा है? NCTE है कि नहीं है, ये बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 9, NCTE है। NCTE टीचर्स के लिए स्पेशली है। तो क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। NCTE किसके लिए? टीचर्स के लिए है स्पेशली। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आपके? AICTE, NPTEL, NITTR, UGC, NCERT, NIOS, IIMB, इग्नू, ये दोनों अलग अलग हैं जिनको साथ में लिख दिया। टोटल यहाँ हो जाते हैं 9, और उसके बाद में आ जाता है INI। स्वयं का फुल फॉर्म जितने भी लोग एग्जाम देना चाहते हैं, जिनको भी लगता है मेरे को सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, फटाफट स्वयं का फुल फॉर्म लिख दीजिए। बस ध्यान से, अगर आपको ये पता है कोऑर्डिनेटर कितने होते हैं, तो बाकी जो समझने की जरूरत ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इवनिंग में भी क्लास होती है, रात को इवनिंग में भी आपको मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं 8:30 बजे के करीब हमारी क्लास होगी। कल हुई थी ICT की क्लास, आज उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, युवा महत्वाकांक्षी दिमागों के लिए सक्रिय शिक्षण का अध्ययन, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके 3 मुख्य सिद्धांत होते हैं: पहुंच, क्षमता और गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 20, 1902 में हैमिल्टन को तार भेजकर निम्नलिखित में से किसने 6 सदस्यीय सदस्यों वाला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था? और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने हैमिल्टन को तार भेजकर 6 सदस्यों वाला भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त करने का प्रस्ताव किया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित करने के लिए उत्तरदायी था। 1902 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया और लागू किया गया 21 मार्च 1904 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर।
यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे यूथ पब्लिकेशन की बुक प्रिंट यहाँ पर आपको पिन की हुई है, जिसको भी परचेस करनी हो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में मिलेगा, बट यस, हिंदी वालों के लिए सुपर और बेस्ट बुक है ये। जिसको भी परचेस करनी है ये बुक परचेस कर सकता है आने वाले एग्जाम को देखते हुए। इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, अमन का कोड है 29, रमन कोडेड एज अ 47, शाम का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21, 19 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 13 41, वेरी गुड। कोड करना है यहाँ पे अल्फाबेटिकली। ए कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में? 1 नंबर पे। एम आता है 13 पे, ए आता है फिर से 1 पे, एन आता है 14, टोटल मिला के हुआ 29। सेम ऐसे ही रमन का टोटल कर लो अल्फाबेटिकली। शाम का करेंगे तो सही आंसर होगा 41 और सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। जिन्होंने भी अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी। तक्षशिला भारत प्राचीन यूनिवर्सिटी माना जाता है, पहले भारत में था, इस समय पाकिस्तान रावलपिंडी में है। इसमें से किसने अपनी शिक्षा तक्षशिला में प्राप्त की थी? अभी देखो प्रॉपर दिख रहा है? अभी देख लो क्वेश्चन प्रॉपर दिख रहा है सबको? ट्वेंटी टू का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बी एंड डी ओनली, यानी कि पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी चाणक्य। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य। पाणिनि और चाणक्य ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। चीनी यात्री फहान ने भी यहाँ पर अपनी यात्रा की थी। इस समय कहाँ पे है ये? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, माइंड मैपिंग का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? पाणिनि हो गया, कौटिल्य हो गया, जीवक हो गया, चरक हो गया, ये सारे के सारे तक्षशिला में पढ़े हैं, स्कॉलर रहे हैं। मन चित्रण का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? नागार्जुन, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्वेश्चन नंबर 23, सही आंसर डी, सूचना को समझने के लिए अधिक कठिन बनाना, चीजों को टफ करना माइंड मैपिंग का लाभ नहीं है। माइंड मैपिंग विचारों सूचनाओं को व्यवस्थित करने का संरचित तरीका है, उनके घटक भागों में तोड़कर समझने में मदद करता है। मन चित्रण का प्रयोग सूचना को समझने के लिए अधिक आसान बनाने के लिए किया जाता है ना, मोर डिफिकल्ट नहीं है। 24, लो भाई आ गई तुम्हारी डीआई। 24 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले स्टेटमेंट को देखिए। स्टेटमेंट क्या लिखा है? स्टेटमेंट में लिखा है कि 3 कंपनियां हैं ए, बी और सी। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि यहां पर एस फॉर क्या है? सैलरी। आई फॉर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। टी फॉर है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, बी ओ फॉर बोनस। आर फॉर क्या चीज होती है यहाँ पे? आर फॉर रॉ मटेरियल। कहाँ लिखा है भाई? ये देखो, एस फॉर सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बोनस, रॉ मटेरियल और अन्य में मिसलेनियस। अब क्वेश्चन क्या है कि कंपनी ए और ए बी सी का कुल व्यय है, ए का है 80 लाख रुपए, बी का है 90 लाख रुपए और सी का है 75 लाख रुपए का टोटल एक्सपेंडिचर। अब पूछा गया है कि कंपनी ए के वेतन पर, कंपनी ए का टोटल कितना है? 80 लाख। 80 लाख में आपको निकालना है, ठीक है, कंपनी ए के वेतन पर व्यय और कंपनी बी के कच्चे माल पर व्यय के बीच में कितना अंतर है।
कोई दिक्कत नहीं, अभी सब समझ में आएगी। कंपनी ए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी ए? टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 80 लाख रुपए। ये तो सीधा सीधा यही लिख लो, 80 लाख रुपए ए का टोटल, टोटल 80 लाख रुपए का खर्चा है, व्यय का टोटल। इन्होंने लिखा कंपनी बी का कच्चा माल। अब कंपनी बी का टोटल रकम कितनी है? 90 लाख रुपए है। अब हमने क्या किया, 90 लाख लिखा, इनटू कितना किया? कच्चा माल। कच्चे माल का हमारा क्या है यहाँ पे? आर फॉर रॉ। कच्चा माल कितना है? 9%। अब 90 का 9 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 का सीधा सीधा ऐसे ही होगा ना। अब हम अगर करके देखो जरा, अभी और देखो यहाँ पे, कंपनी ए का कुल व्यय 80 लाख रुपए, कंपनी ए के वेतन का व्यय कितना है टोटल? वेतन में व्यय एस, सैलरी, सैलरी पे कितना खर्चा है? 24% का, कितना निकला? 19.2। सेम ऐसे ही कंपनी बी का टोटल कितना है? 90 लाख रुपए। इसने कहा कच्चे माल पर कितना व्यय किया, यानी ये हो गया रॉ। रॉ किसका निकालना है? हमें बी का निकालना है। ये हो गया 9%, ये हो गया 24%। किससे निकालेंगे? क्योंकि कंपनी ए का 80 लाख है तो 80 से 24 का निकालिए। बी का पूछा गया है तो बी का 90 लाख है तो कितना निकला? 8.1 लाख रुपीस, जो कि अभी हमने जिस तरीके से आपको बताया 8.1, इसको डायरेक्टली निकाल सकते हो या फिर इस तरीके से शॉर्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो। फिर आपस में इन दोनों का अंतर निकालने के लिए इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए। किसको समझ में नहीं आया ये? बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई, सिर्फ आपको परसेंटेज निकालना है। और अगर वो भी निकालना ना है, सिंपल सा आपने क्या करना है, मान लीजिए 80 लाख लिखा है, अब 80 लाख में कुछ लोग 0 0 0 लगा के सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना। 80 का सीधे सीधे 24 में मल्टीप्लाई कर दो। सेम ऐसे ही 90 का मल्टीप्लाई कर दो 9 से, और आपस में इन दोनों को जो भी आंसर आए क्या करना है? माइनस कर दीजिए। जल्दी में गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन सही हुआ नहीं कि आपके 2 मार्क्स कंफर्म। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ध्यान से देखो, अब क्या लिखा है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है हमारा? ये रहा आई, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान से देख लो अवसंरचना आई। आई कहाँ है? ये इन्होंने कहा तीनों कंपनियों का अवसंरचना पर औसत व्यय कितना है। थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सॉल्व करो। What is the average expenditure of the three companies on infrastructure? वही चीज करनी है यहां पर भी। 80 लाख है किसका? ए का। 80 का आपने क्या निकालना है? इंफ्रास्ट्रक्चर 18%। बी पे चलेंगे, 15% निकालना है किसका? 90 लाख रुपए का। सेम ऐसे ही सी पे चलेंगे, जिसका है 24 इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और टोटल वैल्यू है 75। तीनों को निकाल लीजिए। 25 का डी आंसर होगा, बी आंसर होगा, डी नहीं होगा बेटा, बी होगा। जैसा कि मैंने कहा 18 का 18 निकाल लीजिए और 90 का 15 निकाल लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को ही जोड़ना है, सिर्फ इन्हीं तीनों को, ए, बी और सी। ठीक है, इन तीनों को जब आप आंसर निकाल लेंगे तो एवरेज निकालने के लिए कितनी कंपनियां हैं? ए बी सी, 3 कंपनियां हैं, तो 3 से भाग देंगे तो सही आंसर निकलेगा 15.3। अर्पित क्वेश्चन नहीं दिख रहा? सबको प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं? एक बार जल्दी से बता दो जरा, नहीं तो मैं मैग्नीफायर में दिखा दूं इसको। सबको क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो, इसकी जो मेन यहाँ पे है, इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो आप लोग।
24%, 18%, ऐसे ही एग्जाम में आएगा जब वहां पर भी स्क्रीन होगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, दिखते नहीं है तो कई लोग छोड़ देते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, वहां पर भी A+ ऑप्शन दिखाई देता है। A+ यानी कि बढ़ा लो साइज उसका। 24%, 18%, 15, 10, 14, 19%। तुक्का लगा रहे थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुक्का भी लगाओगे, सही होना चाहिए आंसर, बाकी तुक्का लगाना भी कोई बुरी बात नहीं है। नई क्वेश्चन आता तुक्का लगाओ, छोड़ के नहीं आना बस। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26, क्वेश्चन नंबर 26। कंपनी सी का वेतन पर, कंपनी सी कहाँ है हमारी, सबसे नीचे है कंपनी सी का वेतन यानी कि सैलरी, और कंपनी ए का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। जूम कर रही हूं, एक बार ये फिगर नोट कर लो। ए का है आपका 80% का 15% निकालना है, 80 लाख का 15%। सी का है 75 लाख रुपीस यानी कि 75 लाख का 21% निकालना है। ठीक है, अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 26 सही आंसर है डी। कंपनी सी का वेतन 75 लाख रुपए का, क्या कहा था, 21% निकालना, सेम चीज है, 21% 15.75। कंपनी ए के परिवहन पर व्यय यानी ट्रांसपोर्टेशन पे यानी 15%, 80 लाख का 15% निकाल लिया। अब इन्होंने कहा कि सी के वेतन पर व्यय कंपनी के ए के परिवहन व्यय पर कितना है, तो परसेंटेज के लिए 100 लगाएंगे, परसेंटेज अब निकालना है कंपनी के परिवहन पर व्यय पे, तो उसको लिखो नीचे, ऊपर लिखेंगे 15.75%, निकालेंगे तो 131% इस क्वेश्चन का सही आंसर। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो ही प्रॉपर आएगा, पहली बार वाले मुश्किल है कि सॉल्व प्रॉपर कर पाए। कंपनी सी की अवसंरचना पे, कंपनी सी कहाँ है, ये रहा, अवसंरचना कहाँ है, ये रहा, यानी 24%। और कंपनी ए के बोनस यानी कि 10%, यानी क्या करना है हमें, 80 लाख रुपए का 10%। सेम ऐसे ही 75 सी का निकाल रहे हैं तो 75 लाख का 24%, दोनों आप निकाल लीजिए, दोनों के परसेंटेज निकाल लीजिए। इन्होंने लिखा कंपनी सी की अवसंरचना पर व्यय कंपनी ए के बोनस पर व्यय से कितना अधिक या कम है। जब आप ये दोनों के आंसर निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, तो कितना पता लगेगा हमें, डिफरेंस पता लगेगा। डिफरेंस मतलब अंतर। क्या करेंगे, उस डिफरेंस को लिखेंगे ऊपर, इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको लिखेंगे ऊपर, इनटू कर देंगे 100। जब भी किसी चीज का अधिक या कम पता करना हो, ऐसे ही परसेंटेज यानी डिफरेंस निकालना पड़ता है, दोनों को आपस में माइनस करके। उसके बाद डिफरेंस को लिखिए ऊपर, पहली कौन सी है कंपनी, यहाँ पे कंपनी ए, कंपनी ए को लिखो नीचे, डिफरेंस इंटू 100, तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 125%। वेरी गुड निक्कू। कंपनी सी की अवसंरचना 18 निकली, ए का बोनस निकला 8, दोनों को आपस में क्या किया, माइनस किया, यानी डिफरेंस पता किया। कंपनी ए पहले आई, पहले जो चीज होगी, अगर मान लीजिए हमारे सामने ईयर लिखा है, एक तरफ लिखा है 1999 और एक तरफ लिखा है 2000, इन दोनों का डिफरेंस इसी तरीके से पूछा है, तो किसके नीचे किसको लिखेंगे, इन दोनों की संख्या का डिफरेंस लिखेंगे ऊपर, इंटू करेंगे 100, नीचे संख्या जो होगी वो होगी 1999 का आंसर। सेम ऐसे ही ए का बोनस लिखेंगे नीचे, निकालेंगे 125%। 28 क्वेश्चन नंबर, कंपनी ए की अवसंरचना, कंपनी ए की अवसंरचना यानी 18%, कंपनी बी का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट, हाँ ट्रांसपोर्टेशन यानी 80 लाख रुपए का 18% और 90 लाख रुपए का 14%।
जो भी इनकी संख्या है आपको उनका अनुपात बताना है। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पेपर आता है यूजीसी नेट एग्जाम में, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग यही चीज होती है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग। यार कुछ भी नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है, 80 है ना, 80 × 18 करने के लिए बोला है ना, मैंने तो अभी बीच में 100 लगाया ही नहीं है। इसको छोड़ो, इसको भी जीरो भी हटा दो, 18 × 8 कर दो, सिंपल। 90 लिखा है, 90 × 14 लिखा है, 0 हटा दो, सीधा 19 × 4 कर दो। यहाँ पर आपको खुद ही इनके सबसे शॉर्ट जो कैलकुलेशन है ना वो आ जाएंगे सामने। 28 का डी बिल्कुल सही है, सिंपल। 8 और 7, 8 और 7 बिल्कुल सही आंसर। 29 क्वेश्चन नंबर, डीआई चली गई भाई। जैसे प्लेटफॉर्म बदलता है ना, वैसे ही ट्रेन का, वैसे ही प्लेटफॉर्म यहाँ भी बदलते रहते हैं, क्वेश्चन सीरीज बदलती रहती है। हो सकता है पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड हम पहले पढ़ रहे हैं वो लास्ट में दे दी जाए या बीच में दे दी जाए। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा के निर्माण के लिए इनमें से कौन सी चीज आवश्यक है? सनलाइट बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सनलाइट, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा जरूरी है। 30 क्वेश्चन नंबर, टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कौन सा प्रभावी शिक्षण के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन नंबर 30 ऑप्शन नंबर बी पर्याप्त संसाधन और प्रौद्योगिकी, प्रॉपर टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने। स्वयं प्रभा और मूक्स, स्वयं प्रभा पाठ्यक्रम टीवी पर प्रसारित किए जाते हैं, मूक्स केवल अंग्रेजी में ही उपलब्ध हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, सही आंसर है सी, बिल्कुल सही, पहला सही है कि मूक्स आर सॉरी, पहला सही है, स्वयं प्रभा कोर्सेज आर ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी, स्वयं प्रभा चैनल्स हैं जिनके थ्रू आते हैं। कितने चैनल है? 40 है, इसको करेक्ट कर लेना, 40 चैनल है, ठीक है। उसके अलावा मूक्स केवल इंग्लिश में अवेलेबल है ऐसा नहीं है, तो यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32 क्वेश्चन नंबर, ओनली जहां पर भी लिखा हो वो टर्म ही निगेटिव है, जहां पर भी ओनली लिखकर आ जाए तुरंत समझ जाओ भाई डाउटफुल केस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32, टीसीपी का यहां पर एक कोड दिया गया है, ड्रिंक फ्रूट जूस, सीकीली का जूस इज स्वीट, लीडी मी ही इज इंटेलिजेंट, तो उसी भाषा में किस शब्द का मतलब है स्वीट? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट करिएगा। अब मिलेंगे हम आपसे रात की क्लास में। 299 का जिसने भी मेंबरशिप नहीं ली है भाई जल्दी से ले लीजिए क्योंकि 299 कुछ भी नहीं है,
पर डे के हिसाब से कुछ नहीं है, 2-3 रुपए पड़ रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी जगह तो बहुत सारी फीस है, बट ये मेंबरशिप सिर्फ इसलिए है कि आप हमारे सदस्य बन सके, आप हमारे जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी पीडीएफ हैं, उसका वैल्यू कर सके। तो जिन्होंने भी नहीं लिया ले लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मंडे से मैं मेंबरशिप मोड ऑन कर दूंगी, फिर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट अगर करना चाहते हैं, क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं, कोई क्वेरी है तो पूछना चाहते हैं, तो जल्दी से इस मेंबरशिप को ले लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूपीआई आईडी मैंने पिन कर दी है, बाकी चाहो तो यूट्यूब के भी डायरेक्ट ज्वाइन बटन से आप ले सकते हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।